हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 3 मैथ्स का चैप्टर शेप्स एंड पैटर्न्स पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैं इसको आज आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो भी डाउट्स हैं आपके पास शेप्स और पैटर्न से रिलेटेड, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। फर्स्ट वी विल लर्न बेसिक शेप्स एंड देन वी विल अंडरस्टैंड सॉलिड शेप्स। उसके बाद फ्रेंड्स हम करेंगे पैटर्न्स, सिमेट्री एंड टेसिलेशंस। और इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम साथ साथ करते जाएंगे एक्सरसाइज, जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक शेप्स। तो फ्रेंड्स, जो बेसिक शेप्स होती हैं वो यूजुअली 4 टाइप्स की होती हैं। देखते हैं कौन कौन सी। पहली है रेक्टेंगल शेप। तो देखिए ये ऐसे रेक्टेंगल शेप है ये। नेक्स्ट शेप होती है स्क्वायर, जैसे ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये है स्क्वायर शेप। नेक्स्ट वी हैव ट्राइंगल, लाइक दिस, ये ट्राइंगल है ये। और चौथी बेसिक शेप होती है सर्कल, ऐसे। अब इन चारों शेप्स को हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। पहली है रेक्टेंगल। तो देखिए रेक्टेंगल ऐसा होता है, ठीक है, आपको दिख रहा है ये ऐसा रेक्टेंगल होता है। तो जो एक रेक्टेंगल होता है उसकी 4 साइड्स होती हैं। यहां पे देखिए साइड्स हैं, ये जो आपको दिख रही है ये चारों साइड्स हैं। 1 2 3 4 साइड्स हैं। अब एक रेक्टेंगल के पास 4 साइड्स के अलावा 4 कॉर्नर्स, या जिनको हम वर्टिसेस कहते हैं, वो भी होते हैं। क्या होते हैं कॉर्नर्स? ये जहां पे 2 साइड्स मिलती हैं उस पॉइंट को कहते हैं कॉर्नर्स। ये जो मैंने इधर हाईलाइट करे हुए हैं ये हैं कॉर्नर्स। 4 कॉर्नर्स होते हैं। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल इज दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि जो रेक्टेंगल होता है उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स यानी जो आमने सामने वाली साइड्स हैं, जैसे कि ये दो कहलाएंगी अपोजिट साइड्स, ठीक है, ये आमने सामने हैं। तो ये जो दो होंगी इनकी लेंथ इक्वल होगी, ठीक है। इसी तरह से ये वाली जो 2 साइड्स हैं ये आमने सामने हैं, तो ये अपोजिट साइड्स हैं, इनकी भी लेंथ इक्वल होगी। तो ये रेक्टेंगल, जब भी कोई बेसिक शेप रेक्टेंगल कहलाती है जब ये सारी चीजें उसमें हों, उसकी 4 साइड्स हों, उसके 4 कॉर्नर्स हों, जो उसके अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हों। अब देखिए आपकी डेली लाइफ में से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं रेक्टेंगल शेप। आपकी जो बुक्स हैं, जो नोटबुक्स हैं, वो सभी रेक्टेंगल शेप की हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके स्कूल में, आपकी क्लासरूम में जो बोर्ड लगा हुआ है वो भी रेक्टेंगल शेप का होता है। और जो आप चॉकलेट खाते हैं वो चॉकलेट बार भी रेक्टेंगल शेप की होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको रेक्टेंगल के दिखेंगे। अब नेक्स्ट बेसिक शेप है स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर ऐसा होता है, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। अ स्क्वायर हैज 4 साइड्स। तो स्क्वायर की भी 4 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4। और स्क्वायर के भी 4 कॉर्नर्स या 4 वर्टिसेस होते हैं, 1 2 3 4, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। तो स्क्वायर की जो चारों साइड्स हैं उन सभी की लेंथ सेम होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इधर, और यही डिफरेंशिएट करता है एक स्क्वायर और रेक्टेंगल में। जैसे कि अभी हमने रेक्टेंगल में पढ़ा था कि जो उसकी अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, पर स्क्वायर में सारी यानी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अब स्क्वायर के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपनी डेली लाइफ में से। आप बोर्ड गेम्स खेलते हैं, राइट। उसमें से अगर आप चेस बोर्ड देखेंगे तो वो स्क्वायर शेप का होता है। इसी तरह से कैरम बोर्ड भी हम खेलते हैं, वो भी स्क्वायर शेप का है। नेक्स्ट टाइम जब आप ये गेम्स खेलें तो ध्यान से देखिए उनकी शेप। और ब्रेड भी हम खाते हैं, वो भी स्क्वायर शेप की होती है, राइट फ्रेंड्स।
नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट बेसिक शेप विच इज ट्राइंगल। तो ट्राइंगल देखिए ऐसा होता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। अ ट्राइंगल हैज 3 साइड्स। देखिए ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, 1 2 3, राइट, एंड इट हैज 3 कॉर्नर्स और वर्टिसेस। 3 साइड्स हैं तो इसके 3 कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3। अब नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मे और मे नॉट बी ऑफ इक्वल लेंथ। इसका मतलब है जो ये ट्राइंगल की साइड्स हैं, ये हो सकता है कि सारी साइड्स इक्वल लेंथ की हों, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ 2 साइड्स इक्वल लेंथ की हो, या ऐसा भी हो सकता है कि तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ की हों। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है मे और मे नॉट बी। तो कोई भी सिनेरियो हो सकता है ट्राइंगल में, राइट। जैसे कि इधर देखिए ये इस वाले ट्राइंगल में जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ की हैं, पर ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है इसमें तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ की हैं। अब ट्राइंगल के कुछ अपनी डेली लाइफ में से एग्जांपल्स देखते हैं। आप सभी पिज्जा तो जरूर खाते होंगे, तो उस पिज्जा का जो एक स्लाइस होता है वो ट्राइंगल शेप का होता है। इसी तरह से जो ट्रैफिक साइंस होते हैं वो भी ट्राइंगल शेप के होते हैं, देखिए ऐसे। और जो हमारे घर में हैंगर होते हैं, क्लॉथ हैंगर, वो भी ट्राइंगल शेप के होते हैं। अब लास्ट बेसिक शेप है सर्कल। देखिए सर्कल ऐसा होता है, और जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि सर्कल में कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसलिए अ सर्कल हैज नो साइड्स एंड नो कॉर्नर्स। इसी वजह से सर्कल की ना तो कोई साइड होती है और ना ही कोई कॉर्नर होता है। अब सर्कल के कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो ये फुल पिज्जा होता है जिसको हम स्लाइस नहीं करते, उससे पहले जो उसकी शेप होती है वो सर्कल शेप होती है। इसी तरह से अगर आप कोई ऑरेंज लें और उसको कट कर दें तो जो अंदर से शेप निकलेगी वो भी एक सर्कल शेप निकलेगी। फिर अगर हम क्लॉक की बात करें, वॉल क्लॉक्स की जो हमारे घर में होती है वो भी सर्कल शेप की होती है। और जो हमारे जो व्हीकल्स में जो टायर्स लगे होते हैं, व्हील्स लगे होते हैं, वो भी सब सर्कल शेप के होते हैं। तो ये सब मैंने आपको बताया है बेसिक शेप्स के बारे में। नाउ लेट्स रिवाइज दीज बेसिक शेप्स। तो बेसिक शेप्स 4 तरीके की होती हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल और सर्कल। अब रेक्टेंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 4, स्क्वायर की 4, ट्राइंगल की 3 और सर्कल की 0, कोई भी साइड नहीं होती। और कॉर्नर्स कितने कितने होते हैं? रेक्टेंगल के 4 कॉर्नर्स होते हैं, स्क्वायर के भी 4 कॉर्नर्स, ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स और सर्कल का कोई भी नहीं। नेक्स्ट, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और ट्राइंगल की साइड्स इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी, राइट। तो ये सारा हमने पढ़ा बेसिक शेप्स के बारे में। अब इससे रिलेटेड आइए हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, नंबर ऑफ लाइंस रिक्वायर्ड टू मेक अ रेक्टेंगल आर डैश। तो एक रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें कितनी लाइंस की जरूरत पड़ेगी? हमें 4 लाइंस की जरूरत पड़ेगी एक रेक्टेंगल बनाने के लिए। नेक्स्ट, अ ट्राइंगल हैज डैश कॉर्नर्स। ट्राइंगल के कितने कॉर्नर्स होते हैं? 3। अ सर्कल हैज डैश कॉर्नर्स। सर्कल के कितने कॉर्नर्स होते हैं? कोई भी नहीं, 0, ठीक है, या नो कॉर्नर्स। ऑल साइड्स ऑफ डैश आर इक्वल। कौन सी शेप की सारी साइड्स इक्वल होती हैं? यस, स्क्वायर की। अ ट्राइंगल हैज डैश साइड्स। कितनी साइड्स होती हैं ट्राइंगल की? 3। अ सर्कल हैज डैश साइड्स। सर्कल की कितनी साइड्स होती हैं? कोई भी नहीं, नो साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउंट द नंबर ऑफ शेप्स। तो देखिए ये एक यहाँ पे एक ये फिगर हमें ड्राइंग गिवन है
और हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें ये जो शेप्स हैं ये कितनी कितनी हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगता है मुझे, तो आइए इसे करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कितने सर्कल्स हैं। सो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6। सो वी विल राइट 6, यानी इस फिगर में 6 सर्कल्स हैं। इसी तरह से हम स्क्वायर्स काउंट करते हैं 1 2, और बताइए और कौन सा स्क्वायर है। ये देखिए, ये जो है ये बड़ा, ये भी एक स्क्वायर है, राइट। ये स्क्वायर शेप है, तो ये थर्ड हो गया। क्या कोई और स्क्वायर दिख रहा है आपको इधर? यस, देयर इज वन मोर। इधर देखिए, ये 1, ये राइट। तो ये 4, ये फोर्थ स्क्वायर है। तो टोटल देयर आर 4 स्क्वायर्स। इसी तरह से अब हम रेक्टेंगल्स चेकआउट करेंगे। इधर देखिए ये जो ब्रिक शेप है ये रेक्टेंगल है। 1 2 3 4 5 6 7। क्या कोई और रेक्टेंगल है यहाँ पे? ध्यान से देखिए पूरी उसको, फिगर को। यस, ये जो चिमनी बनाई हुई है ये भी रेक्टेंगल शेप की है। तो यानी यहाँ पे टोटल 8 रेक्टेंगल्स हैं। नेक्स्ट वी हैव टू काउंट नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स देखिए 1 2 3। तो यहाँ पे सिर्फ 3 ट्राइंगल्स हैं, तो इसके सामने हम 3 लिख देंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस फ्रेंड्स आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। बड़े ही इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको ध्यान से देखना होता है कि कहीं आप कोई शेप छोड़ ना दें। फ्रेंड्स आइए ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे ये ड्राइंग गिवन है, हमें वही बेसिक शेप्स काउंट करनी है और उनके नंबर लिखने हैं। तो सबसे पहले देखिए ऊपर हमें एक सर्कल गिवन है, तो यानी हम सर्कल से स्टार्ट करते हैं कि कितने सर्कल्स हैं इस ड्राइंग में। 1 2 3। अब नीचे देखिए ये जो व्हील्स हैं ये भी सर्कल शेप के हैं। 4, ये जो अंदर वाला व्हील है और बाहर वाला, इसको आप 2 काउंट करिए, क्योंकि ये दोनों देखिए अलग अलग सर्कल शेप है इनकी, राइट। तो यानी ये हो गए 4 एंड 5। देन अंदर वाला 6, बाहर वाला 7। इसी तरह से 8 9 10 11 12 13। तो यानी इधर टोटल 13 सर्कल्स हैं। नेक्स्ट शेप हमें गिवन है स्क्वायर। अब स्क्वायर को देखिए, स्क्वायर्स कितने हैं। ऊपर देखिए, आपको कोई स्क्वायर्स ऊपर तो दिखाई दे नहीं रहे। यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये बाहर एक तो ये स्क्वायर हो गया 1, और इसके अंदर भी एक स्क्वायर बना हुआ है 2। अब नेक्स्ट इधर आइए, इधर कोई स्क्वायर है? इधर नहीं। हम इधर आगे मूव करते हैं, क्या इधर कोई स्क्वायर दिख रहा है? यस। कितने हो गए थे उधर? 2, देन 3 4। और कोई स्क्वायर दिख रहा है आपको? नहीं। तो यानी इधर 4 स्क्वायर्स हैं। अब नेक्स्ट शेप है इधर रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल्स काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक ये है 1, देन 2 3 4। अब ये जो नीचे ये बड़ा वाला बॉक्स है ये भी एक स्क्वायर है, तो सॉरी रेक्टेंगल है। तो ये है 5th रेक्टेंगल। देन इसके अंदर भी ये दोनों रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, तो 6 7। फिर ये जो बड़ा है इधर ये आउटर, ये भी रेक्टेंगल है 8। देन this is also 9 and this one is also rectangle, so 10. So there are 10 rectangles, right? अब लास्ट शेप है हमारे पास ट्राइंगल। अब ट्राइंगल्स देखिए कितने हैं इधर, 1 2 3। ये भी देखिए ध्यान से, yes this is also triangle। 4 and then 5 6 and 7। So there are 7 triangles। तो ऐसे हमने इधर ये सारी शेप्स काउंट कर ली हैं और उनके नंबर लिख दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई एम वेरी श्योर अब आपको बेसिक शेप समझ में आ गई हैं कि कैसे आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉलिड शेप्स। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने बेसिक शेप्स पढ़ी थी जो कि 2D शेप्स होती हैं, यानी 2 डायमेंशनल शेप्स होती हैं जिनको आप पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सॉलिड शेप्स की, जो कि 3D शेप्स यानी 3 डायमेंशनल शेप्स होती हैं। सॉलिड शेप्स वो होती हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। आपको अपने आसपास ये चीजें दिखेंगी और आप इनको हाथ में पकड़ सकते हैं, जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, सिलेंडर एंड कोन। ये जो सभी हैं ये सभी सॉलिड शेप्स हैं जो कि 3D यानी 3 डायमेंशनल शेप्स होती हैं। आइए इनके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं।
आप सभी के पास डाइस तो जरूर होगा जिसको आप बोर्ड गेम्स में यूज करते हैं। तो अगर आप उस डाइस को ध्यान से देखेंगे तो वो क्यूब शेप का होता है, उसकी जो शेप होती है वो क्यूब होती है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने कभी कार्टन बॉक्स देखा होगा तो यूजुअली वो क्यूब या क्यूबॉइड शेप का होता है। जो गत्ते का बॉक्स होता है जिसको हम कार्टन बॉक्स कहते हैं वो देखिए ऐसा दिखता है वो। अब अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो आपकी जो बुक्स होती हैं, नोटबुक्स होती हैं, वो सभी क्यूबॉइड शेप की होती हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था जो इनके ये ऊपर का ये जो एरिया होता है, ये जो कवर होता है, ये बेसिकली रेक्टेंगल शेप का होता है। और अगर हम उसकी पूरी शेप की बात करें तो ये क्यूबॉइड होती है। इसी तरह से अगर मैच बॉक्स लेंगे तो मैच बॉक्स भी क्यूबॉइड होता है। और स्फेयर तो आई एम वेरी श्योर आप सबको पता ही है, जितनी भी बॉल्स हैं, चाहे वो फुटबॉल हो या बास्केटबॉल हो, चाहे आपकी कोई क्रिकेट बॉल हो, वो सभी स्फेयर शेप की होती हैं। और ये वूल बॉल यानी ऊन का गोला, ये भी स्फेयर शेप का होता है। फिर हम बात करते हैं सिलेंडर की। देखिए आपके जो पेंसिल है, पेन है, ये सब सिलेंडर शेप की होती हैं। इसी तरह से कैंडल, कैंडल की अगर आप शेप ध्यान से देखेंगे तो वो भी सिलेंडर होती है। फिर नेक्स्ट सॉलिड शेप है कोन। बर्थडे कैप, जो आप बर्थडे कैप्स पहनते हैं वो कोन शेप की होती हैं। इसी तरह से जो आइसक्रीम कोन्स होते हैं, हम बहुत मजे से आइसक्रीम कोन्स खाते हैं, ध्यान दीजिएगा वो भी कोन शेप होते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब इन सभी सॉलिड शेप्स के बारे में हम एक एक करके अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए सॉलिड शेप्स के 3 फीचर्स होते हैं, फेस, एज और कॉर्नर। तो इन तीनों फीचर्स को हम पहले समझ लेते हैं, फिर हम एक एक करके सॉलिड शेप्स सीखेंगे। तो इन्हें समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिए हैं, क्यूब का और सिलेंडर का। क्यूब का जैसे मैंने आपको बताया कि रियल लाइफ एग्जांपल होता है डाइस, और सिलेंडर का रियल लाइफ एग्जांपल होता है कैंडल। तो इन दोनों एग्जांपल्स को ध्यान में रखिएगा जब मैं आपको ये 3 फीचर्स समझा रही हूँ। तो पहला होता है फेस। तो फेस क्या होता है? द सरफेस ऑफ सॉलिड शेप इज कॉल्ड फेस। तो देखिए क्यूब को इधर देखिए, जो इसकी सरफेस होती है, ये जो आपको यहां दिखाई दे रही है, इस सरफेस को कहते हैं फेस। और ये प्लेन फेस है, ये जो सरफेस है ये बिल्कुल प्लेन है, राइट? तो इसे कहेंगे प्लेन फेस। जैसे कि आप जो डाइस होता है उसको देखेंगे तो उसमें ये जो फेस है ये बिल्कुल प्लेन है, तो ये कहलाएगा प्लेन फेस। अब सिलेंडर को देखिए, सिलेंडर में जो ये नीचे का ये जो पार्ट होता है ये होता है प्लेन फेस। जैसे कि अगर आप कैंडल देखेंगे तो कैंडल जो खड़ी है वो सीधी नीचे आराम से खड़ी हो जाती है, वो अपने प्लेन फेस पर खड़ी है। ठीक है, अब प्लेन फेस के बाद एक और तरीके का फेस होता है जिसे कहते हैं कर्व्ड फेस। ये देखिए जो सिलेंडर का ये जो फेस होता है, जो इसकी ये सरफेस होती है, ये कर्व्ड होती है, ये गोल सी होती है ना, कैंडल जो आपने देखी है वो गोल सी होती है, तो उसकी ये कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड फेस कहलाता है। अब नेक्स्ट फीचर है एज। 2 फेसेस मीट एट एन एज। तो जहां पे 2 फेसेस मिलते हैं उसे एज कहा जाता है। जैसे कि इधर देखिए डाइस में, यहाँ पे एक ये ऊपर वाला प्लेन फेस और ये साइड वाला ये, तो यहाँ पे जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं, ये इस पोर्शन पे, इस स्ट्रेट एज पे, इसको कहेंगे स्ट्रेट एज। ठीक है, तो क्यूब में दिखाया मैंने आपको कि कहां पे स्ट्रेट एज होती है। अब इसी तरह से अगर हम सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर में देखिए एक ये ऊपर प्लेन फेस है और इधर ये नीचे कर्व्ड फेस है, तो जहां पे ये दोनों फेसेस मिल रहे हैं इस एरिया को कहेंगे कर्व्ड एज। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये कहलाएगी कर्व्ड एज। ठीक है, तो एज भी 2 तरीके की हुई, स्ट्रेट एज और कर्व्ड एज। अब थर्ड है कॉर्नर। 3 एजेस मीट एट अ कॉर्नर। तो जहां पे 3 एजेस मिलती हैं उस पॉइंट को कहते हैं कॉर्नर। जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए, एक ये एज, फिर दूसरी ये एज और थर्ड ये एज, तो ये 3 एजेस इस पॉइंट पर मिल रही हैं, तो इसे कहेंगे कॉर्नर। इसी तरह से जब आप अपना डाइस हाथ में लेंगे तो वहां पे भी आप देख सकते हैं, देखिए एक ये एज, एक ये और एक ये, तो ये तीनों मिल रही हैं इस पॉइंट पे, तो इसे कहेंगे डाइस का कॉर्नर। तो ये सभी डाइस के कॉर्नर्स होते हैं, ये हो गया, ये हो गया, इधर ये भी हो गया,
ये सब डाइस के कॉर्नर्स हैं। अब बात करते हैं सिलेंडर की। क्या सिलेंडर में कोई कॉर्नर होता है? नहीं, क्योंकि वहां पे 3 एजेस होती ही नहीं है, राइट। तो अब फ्रेंड्स आपको फेसेस, एजेस और कॉर्नर्स का मतलब समझ में आ गया है। तो अब मैं आपको हर एक सॉलिड शेप के ये बताऊंगी कि किसमें कितने नंबर ऑफ फेसेस होते हैं, कितने नंबर ऑफ एजेस होते हैं और कितने कॉर्नर्स होते हैं। तो पहले से हम स्टार्ट करते हैं क्यूब से। तो क्यूब में देखते हैं कि कितने प्लेन फेस होते हैं। देखिए क्यूब में होते हैं 6 प्लेन फेसेस। इसको याद रखने के लिए और इसको समझने के लिए आप बस ये ध्यान रखिए कि डाइस में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो कौन सा होता है? वो 6 होता है। तो क्यूब के 6 प्लेन फेसेस होते हैं। अब क्या क्यूब में कोई कर्व्ड फेस होता है? नहीं, कोई कर्व फेस नहीं होता, सारे उसके जो फेसेस हैं वो प्लेन हैं। तो हम 0 लिखेंगे कर्व के आगे। तो जब कोई कर्व्ड फेस है ही नहीं तो कोई कर्व्ड एजेस तो होंगी ही नहीं, तो वो भी 0 होती है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेट एजेस की। देखिए क्यूब में कितनी स्ट्रेट एजेस होती हैं? यहां देखिए 12 होती हैं। यहां पे देखिए 4 आगे होती है, 4 ये पीछे होती है यानी 8, और फिर 2 ऊपर होती है 10 और 2 नीचे होती हैं यानी 12। तो क्यूब में 12 स्ट्रेट एजेस होती हैं। अब देखते हैं कि कितने कॉर्नर्स होते हैं। कॉर्नर्स मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताए थे। कॉर्नर्स कितने होते हैं क्यूब में? देखिए 8 कॉर्नर्स होते हैं, 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। ठीक है, तो यही चीज मैं यहाँ पे एक बार दोबारा आपको बता देती हूँ। अ क्यूब हैज 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स। अब नेक्स्ट है क्यूबॉइड। तो जो सॉलिड शेप होती है क्यूबॉइड, इसके जो फेस, एज और कॉर्नर्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं क्यूब की तरह। तो जैसे कि अभी बताया था हमने, वही चीज है इसमें भी। देखिए क्यूबॉइड के प्लेन फेसेस कितने हैं? 6। और क्या इसमें कोई कर्व्ड फेस होता है? नहीं। तो जब कोई कर्व्ड फेस नहीं होता तो कोई कर्व्ड एजेस भी नहीं होंगी। और अब बात करते हैं स्ट्रेट एजेस की। स्ट्रेट एजेस कितनी होती हैं? 12। देखते हैं कैसे। 4 आगे, 4 पीछे, 2 ऊपर और 2 नीचे, यानी 12 स्ट्रेट एजेस। और कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8, जो कि आप इधर हाईलाइटेड देख सकते हैं। तो ध्यान रखिए क्यूब और क्यूबॉइड के सेम नंबर ऑफ फेसेस, एजेस और कॉर्नर्स होते हैं। 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स। अब नेक्स्ट सॉलिड शेप है स्फेयर, जिसके रियल लाइफ एग्जांपल्स हम सबको पता ही हैं, जैसे कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट बॉल, ये सभी स्फेयर शेप की होती हैं। तो इनको हम ध्यान में रखेंगे स्फेयर के फीचर्स समझने के लिए। सबसे पहले हम इसके फेसेस के बारे में बात करें। फुटबॉल को देखिए, क्या इसका कोई प्लेन फेस होता है? नहीं, यानी स्फेयर हैज 0 प्लेन फेस। फिर से देखिए फुटबॉल की तरफ, क्या इसमें आपको किसी भी तरह का कोई एज नजर आ रही है? चाहे वो स्ट्रेट हो या कर्व्ड हो, कोई भी एज दिखाई दे रही है? नहीं। इसका मतलब स्फेयर हैज 0 स्ट्रेट एजेस एंड 0 कर्व्ड एजेस, राइट। अब दोबारा देखिए फुटबॉल में, इसमें सिर्फ एक तरीके का फेस नजर आ रहा है, वो भी कर्व्ड फेस। ये देखिए इधर, ये जो पूरा जो सरफेस, जो इसका फेस होता है स्फेयर का, वो कर्व्ड फेस होता है। तो स्फेयर में कर्व्ड फेस ही है सारा का सारा, और डेफिनेटली कोई कॉर्नर तो होता ही नहीं। सो इन टोटल वी कैन से दैट अ स्फेयर हैज 1 फेस, 0 एज एंड 0 कॉर्नर। आइए अब नेक्स्ट सॉलिड शेप की बात करते हैं, सिलेंडर। तो सिलेंडर की अभी तक मैंने आपको 2 रियल लाइफ एग्जांपल्स बताए थे, पेंसिल और कैंडल। अब मेरे को एक और याद आया है, चौक। आप स्कूल में आपकी टीचर्स चौक यूज करती हैं, वो भी सिलेंडर शेप का होता है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। अब सिलेंडर में देखिए कितनी प्लेन फेसेस होती हैं। सिलेंडर में 2 प्लेन फेसेस होती हैं, ये ऊपर और नीचे। तो इधर हम 2 लिख लेंगे। अब सिलेंडर में कर्व्ड फेसेस कितनी होती हैं? 1। ये देखिए, ये जो पूरी होती है, ये होती है कर्व्ड फेस। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू
नंबर ऑफ स्ट्रेट एजेस इन सिलेंडर। क्या कोई स्ट्रेट एज होती है सिलेंडर में? नहीं, कोई भी स्ट्रेट एज नहीं होती, तो 0 लिख देंगे। एंड व्हाट अबाउट कर्व्ड एजेस? यस, 2 कर्व्ड एजेस होती हैं, ये ऊपर और नीचे। और अगर हम कॉर्नर्स की बात करें तो कोई कॉर्नर्स नहीं होते सिलेंडर में। क्या आपने कोई चौक में कोई कॉर्नर देखा है? नहीं, राइट? तो 0 कॉर्नर्स होते हैं इसमें। सो इन टोटल a cylinder has 2 plane faces plus 1 curved face, that means 3 faces, 2 edges and 0 corners. अब नेक्स्ट सॉलिड शेप है कोन। कोन के रियल लाइफ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे, बर्थडे कैप, आइसक्रीम कोन, ये सभी कोन के रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। तो इनको ध्यान में रखेंगे कोन के फीचर्स समझने के लिए। तो सबसे पहले हम कोन के फेसेस के बारे में बात करें। तो देखिए कोन के पास कितने प्लेन फेस होते हैं? सिर्फ एक प्लेन फेस होता है, वो ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये, ठीक है। अब बात करते हैं उसके कर्व्ड फेसेस की। तो कोन का जो ये ऊपर वाला सारा पार्ट होता है ये पूरा कर्व्ड होता है, तो उसका ये कर्व्ड फेस है। तो उसके पास एक प्लेन फेस है कोन के पास और एक कर्व्ड फेस है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कोन की एजेस के बारे में। तो देखिए कोन में कोई स्ट्रेट एज तो होती ही नहीं है, सिर्फ इसके पास एक कर्व्ड एज होती है ये। जब भी हम आइसक्रीम कोन को या बर्थडे कैप को रखते हैं तो हम ये कर्व्ड एज पर ही रखते हैं ना, अपसाइड डाउन ही रखते हैं। जब भी हम इसको रखते हैं कोई और एज के उस पर तो हम इसको टिका ही नहीं सकते। तो इसकी कोई भी स्ट्रेट एज नहीं होती, सिर्फ एक कर्व्ड एज होती है। और कॉर्नर हमें पता ही है, कोन के पास एक कॉर्नर होता है यहाँ ऊपर। जब भी आप बर्थडे कैप पहनते हैं तो आपको पता है कि ऊपर की तरफ वहां पे एक कॉर्नर होता है। सो इन टोटल अ कोन हैज 2 faces, 1 edge and 1 corner. तो फ्रेंड्स अब हमने सॉलिड शेप्स को अच्छे से समझ लिया है। लेट्स समराइज इट। तो जैसे कि अभी हमने देखा क्यूब और क्यूबॉइड के सेम नंबर ऑफ फेसेस, एजेस और कॉर्नर्स होते हैं, यानी बोथ ऑफ देम हैव 6 प्लेन फेसेस, 12 स्ट्रेट एजेस एंड 8 कॉर्नर्स। फिर नेक्स्ट है स्फेयर। स्फेयर के पास सिर्फ एक कर्व्ड फेस होता है, बाकी सब कुछ 0 होता है। सबसे इजी है स्फेयर को याद रखना, सिर्फ एक कर्व्ड फेस है उसके पास। नेक्स्ट इज सिलेंडर। अ सिलेंडर हैज 2 प्लेन फेसेस, 1 कर्व्ड फेस, 2 curved edges and 0 corners. Next is cone. A cone has 1 plain face and 1 curved face, 0 straight edge, but it has 1 curved edge and 1 corner. ठीक है, तो अब मुझे यकीन है आपको ये सारे सॉलिड शेप्स अच्छे से समझ आ गई हैं। Now we will do some practice questions on solid shapes. Fill in the blanks. First one is a cuboid has dash faces, dash edges and dash vertices. तो क्यूबॉइड के अभी हमने देखे कितने फेसेस होते हैं, उसके 6 फेस होते हैं, 12 एजेस होती हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं। नेक्स्ट, ऑल द फेसेस ऑफ अ डैश आर आइडेंटिकल। तो कौन सी सॉलिड शेप होती है जिसके सारे फेसेस आइडेंटिकल होते हैं? यस, आंसर इज क्यूब। नेक्स्ट, अ डैश हैज नो वर्टेक्स एंड नो एज। तो कौन सी ऐसी सॉलिड शेप है जिसका ना तो कोई वर्टेक्स होता है, दैट मीन्स कोई कॉर्नर भी नहीं होता, और ना ही कोई एज होता है? यस, स्फेयर का, उसके पास सिर्फ एक कर्व्ड फेस होता है। अ सिलेंडर हैज डैश एजेस। तो सिलेंडर की फ्रेंड्स कितनी एजेस होती हैं? उसकी 2 एजेस होती हैं, कर्व्ड एजेस। अ कोन हैज डैश फेसेस। तो कोन के कितने फेसेस होते हैं? 2, एक प्लेन फेस होता है और एक कर्व्ड फेस होता है। अ कोन हैज डैश एज। कितनी एजेस होती हैं कोन की? सिर्फ एक, ठीक है, कर्व्ड एज होती है कोन के पास। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है पैटर्न्स।
तो सबसे पहले समझते हैं कि पैटर्न क्या होता है। इफ एनी फिगर, शेप, लेटर और नंबर is repeated in a definite sequence, it is called a pattern. तो फ्रेंड्स, अगर कोई फिगर, शेप, लेटर जो अल्फाबेट्स होते हैं या कोई नंबर रिपीट होता है एक डेफिनेट सीक्वेंस में, उसे कहते हैं हम पैटर्न। आइए एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको इसे समझाती हूँ। इधर देखिए, यहाँ पे ये एक स्क्वायर है, ठीक है। सबसे पहले हम शेप्स का एग्जांपल ले रहे हैं, पैटर्न समझा रही हूँ मैं आपको। देखिए, पहले यहाँ पे एक स्क्वायर है, फिर सर्कल है, फिर से दोबारा स्क्वायर आता है, उसके बाद सर्कल आता है, देन अगेन वी हैव अ स्क्वायर एंड देन अ सर्कल। तो यहाँ पर एक डेफिनेट सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। सबसे पहले स्क्वायर आता है, फिर सर्कल, फिर स्क्वायर, फिर सर्कल, फिर स्क्वायर, फिर सर्कल। तो एक ये डेफिनेट सीक्वेंस है, इसे हम कहेंगे पैटर्न। तो यहाँ पर हमने देखा शेप्स का एग्जाम्पल कि अगर शेप्स एक डेफिनेट सीक्वेंस में रिपीट हो रही होती हैं तो कैसे एक पैटर्न बन सकता है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं पैटर्न का। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं लेटर का एग्जाम्पल, जब लेटर रिपीट होगा डेफिनेट सीक्वेंस में। तो देखिए, लेटर ए लिखा है इधर। अब नेक्स्ट जो है उसके यहाँ पर लेटर ए को इन्वर्ट कर दिया है, उल्टा लिख रहे हैं हम इधर, तो ये इन्वर्टेड लेटर ए है। फिर इसके बाद फिर से लेटर ए लिखा है, देन अगेन इन्वर्टेड लेटर ए, फिर लेटर ए एंड देन अगेन इन्वर्टेड लेटर ए। तो यहाँ पर हमने देखा कि फिर से एक डेफिनेट सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, लेटर ए रिपीट हो रहा है एक सीक्वेंस में, तो इसे भी हम पैटर्न कहेंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स, हम अपने घरों में भी पैटर्न देख सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे घर में कारपेट है या बेडशीट है, उनमें भी पैटर्न देखने को मिलता है। यहाँ देखिए, इस कारपेट में ये जो शेप है ये बार बार रिपीट हो रही है इस कारपेट में, तो ये एक पैटर्न बना हुआ है, एक पैटर्न फॉलो हुआ है, राइट। इसी तरह से आपके घर में अगर कोई ब्रिक वॉल है ऐसे, तो उसमें भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो ब्रिक्स हैं ये एक पैटर्न में अरेंज है ना। दिख रहा है ना आपको कैसे एक पैटर्न फॉलो हुआ है ब्रिक्स का यहाँ पे। तो हमें अपने आसपास बहुत सारे पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर में भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि लीव्स ऑन अ ब्रांच। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए देखिए एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे दो दो का दो दो तरह से दो दो की लीव्स बनी हुई है ना। यहाँ पे जैसे ऊपर नीचे सेम तरह की लीव्स आपको दिख रही हैं, दो दो फॉलो हो रही हैं इधर। इसी तरह से आप इस प्लांट की अगर दूसरी स्टेम भी देखेंगे ना, वहां पे भी आपको यही सेम तरह से ये लीव्स अरेंज दिखाई देंगी। तो नेचर में भी पैटर्न फॉलो होता है। यहाँ पे इस फ्लावर को देखिए, ये जो पेटल्स हैं ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रही हैं। फ्लावर्स की जो पेटल्स होती हैं वो भी एक पैटर्न फॉलो करती हैं। आप इसी प्लांट का दूसरा फ्लावर देखेंगे तो वो भी सेम होगा, इसी तरह से उसमें भी पेटल्स होंगी। सिमिलरली फेंसिंग में, जो हम अपने घर के आसपास अपने बगीचों में फेंसिंग करते हैं, वहां पे भी हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं। तो पैटर्न अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें अपने आसपास बहुत सारे पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड पैटर्न्स विद शेप्स एंड फिगर्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको कुछ शेप्स या फिगर्स दूंगी, आपको उनका पैटर्न ऑब्जर्व करना है और फिर ये जो ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना है। तो सबसे पहले देखिए, ये पैटर्न है, पहले हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है। ये यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक ये रेक्टेंगल है, तो ये एक वर्टिकल रेक्टेंगल है, राइट। फिर उसके बाद एक ये हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है। फिर से हम देख सकते हैं कि एक वर्टिकल रेक्टेंगल दिख रहा है हमें इधर, और फिर उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है। तो ये जो नेक्स्ट ब्लैंक होगा इसमें कौन सा रेक्टेंगल होगा? यस, वर्टिकल रेक्टेंगल। और उसके बाद क्या होगा? एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल। ठीक है, तो ऐसे हमें पैटर्न्स ऑब्जर्व करके ब्लैंक्स फिल करने होते हैं कि भाई आगे का पैटर्न क्या बनेगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए एरोज गिवन है हमें, तो हम एरोज का पैटर्न बनाने की, ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे पहले। तो यहाँ इन एरोज को देखते हैं। ये देखिए, ये जो पहली दो एरोज हमें दिख रही हैं, ये एक दूसरे की तरफ पॉइंट कर रही हैं, है ना, कर रही है ना।
तो अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट इसको देखिए, यहाँ पे भी ये जो दो एरोज हैं ये भी एक दूसरे को पॉइंट कर रही हैं। तो यानी ये पैटर्न है कि जो दो एरोज बनेंगी एक दूसरे को पॉइंट करती हुई। तो जो ब्लैंक्स गिवन है वहां पे भी हमें ऐसी ही दो एरोज बनानी है एक दूसरे को पॉइंट करती हुई। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें एक स्क्वायर दिख रहा है और फिर उसके बाद एक सर्कल है। फिर नेक्स्ट में क्या है, फिर एक सर्कल है और फिर एक स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो हमें इस पैटर्न को समझना है कि यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है। तो हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पर स्क्वायर सर्कल और फिर सर्कल स्क्वायर, यानी कि पोजीशन इनकी शेप्स की इंटरचेंज हुई है। पहले स्क्वायर फर्स्ट आया हुआ था फिर सर्कल था, पर दूसरी इसमें सर्कल पहले आ गया है और फिर स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हमने अपना पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया है कि पैटर्न क्या बना है। तो इसका मतलब हमें इन दोनों शेप्स की पोजीशन इंटरचेंज करनी है। तो नेक्स्ट में पहले स्क्वायर आएगा और फिर सर्कल आएगा, और नेक्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा, पहले सर्कल और फिर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इस बात को समझिए कि पहले आपने हर में पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि भाई क्या चीज रिपीट हो रही है, क्या सीक्वेंस बन रहा है, जब भी आप ढंग से ब्लैंक्स को फिल कर पाएंगे। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इधर देखिए, यहाँ पे हमें एरोस दिखाई दे रहे हैं। अब पहला जो ये एरो है, पहला एरो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, फिर दूसरा एरो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। आगे देखते हैं, फिर एक और एरो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है और दूसरा एरो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो इन्हें देख के हमें समझ आ रहा है कि हमें ऐसे एरोस ड्रॉ करने हैं कि पहला एक ऊपर की तरफ हो और दूसरा नीचे की तरफ हो। तो यानी ये पैटर्न बन रहा है, ये सीक्वेंस है। तो इसी तरह से हम इन ब्लैंक्स को फिल करते हैं। हमने पहले ब्लैंक में एरो एक ड्रॉ किया जो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, फिर नेक्स्ट एरो ड्रॉ किया जो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। इसी तरह से हमने ये वाला ब्लैंक भी फिल करा, एक एरो ऊपर की तरफ और एक एरो नीचे की तरफ। नाउ फ्रेंड्स लुक एट दिस पैटर्न। यहाँ देखिए, यहाँ पर बटन्स हैं, तो हम पैटर्न देखते हैं कि यहाँ क्या पैटर्न बन रहा है। सबसे पहले एक बटन है, फिर दो बटन्स हैं, उसके बाद 3 बटन्स हैं, देन 4 बटन्स, नेक्स्ट 5 बटन्स, देन 6 बटन्स, है ना, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब है कि हर बारी एक एक बटन बढ़ रहा है। पहले एक था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे पैटर्न बना है ये। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि नेक्स्ट क्या होगा, जो इससे नेक्स्ट होगा ब्लैंक, उसमें कितने बटन्स होंगे, तो आप क्या बताएंगे? यस, उसमें 7 बटन्स होंगे, है ना, उसमें हमने एक बढ़ा दिया। लेट्स सी सम मोर पैटर्न्स। अब यहाँ देखते हैं, हमें यहाँ पे एक पैटर्न दिया हुआ है और ब्लैंक्स हैं, तो हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है एज पर द गिवन पैटर्न। तो सबसे पहले तो हमें पैटर्न ऑब्जर्व करना होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले एक ट्राइंगल है, उसके बाद 2 ट्राइंगल्स हैं, फिर 3 एंड देन 4 ट्राइंगल्स। तो सेम अभी जैसे मैंने आपको बटन्स का समझाया था, ये बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है। यहाँ पर एक एक ट्राइंगल इंक्रीज हो रहा है हर बारी, पहले एक था, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो इस ब्लैंक में कितने ट्राइंगल्स ड्रॉ होंगे? यस, 5 ट्राइंगल्स। और इससे नेक्स्ट ब्लैंक में एक इंक्रीज कर देंगे तो 6 ट्राइंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न यहां देखिए, स्टार है, फिर मून, फिर से दोबारा से स्टार है और फिर मून है, यानी ये पैटर्न है स्टार मून स्टार मून। तो ब्लैंक्स में भी हमें यही पैटर्न बनाना है, स्टार मून स्टार मून। अब फ्रेंड्स हम सीखेंगे पैटर्न्स विद नंबर्स। फ्रेंड्स पैटर्न विद नंबर्स डिफरेंट होता है पैटर्न विद शेप्स एंड फिगर्स से। अभी तो हमने शेप्स और फिगर्स का पैटर्न देखा था कि भाई शेप्स का पैटर्न और फिगर्स का पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करते हैं।
अब हम सीखेंगे पैटर्न विद नंबर्स, यानी नंबर्स का पैटर्न बनाना है हमें, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो यहां देखिए, यहां पे कुछ नंबर्स गिवन है, लेट्स रीड देम। 1 3 5 7। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें इस पैटर्न को समझना है पहले। क्या आप कुछ बता सकते हैं इस पैटर्न के बारे में? देखिए दोबारा से, 1 3 5 7। यस, यू आर राइट। यहाँ पे हम एक एक नंबर को स्किप कर रहे हैं, जैसे कि 1 और 3 के बीच में जो 2 था वो हमने यहाँ नहीं लिखा। इसी तरह से 3 और 5 के बीच में जो 4 आता है उसको स्किप कर दिया। 5 और 7 के बीच में जो 6 आता है उसे स्किप कर दिया। तो ये एक स्किप काउंटिंग है, 1 3 5 7। तो नेक्स्ट ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे? हम 8 को स्किप कर देंगे और 9 लिखेंगे, और 9 के बाद हम 10 स्किप कर देंगे और इधर 11 लिखेंगे, और 11 के बाद हम 12 स्किप कर देंगे और 13 लिखेंगे। ठीक है, लेट्स सी वन मोर पैटर्न विद नंबर्स। अब इधर देखते हैं इन नंबर्स को, क्या क्या नंबर्स लिखे हैं? 2 4 6 8। फ्रेंड्स, इन नंबर्स को पढ़कर आपको कुछ याद आया? यस, ये है टेबल ऑफ 2। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8। यानी हमें यहाँ पर टेबल ऑफ 2 लिखना है। तो नेक्स्ट ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे? नेक्स्ट ब्लैंक में हम लिखेंगे 2 5s are 10, देन 2 6s are 12, 2 7s are 14। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई करा कि क्या पैटर्न है। हमने देखा कि ये तो टेबल ऑफ 2 है, तो हमने इसलिए यहाँ पर ब्लैंक्स में आगे उस टेबल को कंटिन्यू करके पैटर्न बना लिया। नेक्स्ट, अब इन नंबर्स को देखते हैं। 5 10 15 20। फ्रेंड्स, ये कौन से नंबर्स हैं? ये है मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 5। ये 5 का टेबल लिखा हुआ है ना? 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20। तो अब नेक्स्ट में यहां पर ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे? 5 5s are 25, देन 5 6s are 30, देन 5 7s are 35। लेट्स सी दिस पैटर्न। यहां पर नंबर्स है 10 20 30 40। तो फ्रेंड्स, ये है टेबल ऑफ 10। ठीक है, 10 20 30 40। तो नेक्स्ट क्या होगा? 50, फिर 60 एंड देन 70। आइए और पैटर्न्स देखते हैं। यहां पर नंबर्स हैं 45, उसके बाद है 65, 85, 105। तो फ्रेंड्स, इस पैटर्न को जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है। देखिए, हर एक नंबर में 20 ऐड हो रहा है जब दूसरा नंबर आता है। 45 में जब 20 ऐड करा तो 65 आया। 65 में 20 ऐड करा तो 85 आया। 85 में 20 ऐड करा तो 105 आया, है ना? यही पैटर्न है ना? तो इससे 105 में जब हम 20 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट ब्लैंक का नंबर मिल जाएगा। सो 105 प्लस 20 इक्वल्स टू 125। अब 125 में 20 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 145। 145 प्लस 20 इक्वल्स टू 165। तो ये हमने पैटर्न पहले अच्छे से आइडेंटिफाई करा और फिर उसके बेसिस पे हमने ये 3 ब्लैंक्स फिल करे। नेक्स्ट, ये पैटर्न देखिए, 91 81 71 61। तो यहां पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स? ध्यान से देखिए इन नंबर्स को। ये नंबर्स कम हो रहे हैं, और कम कैसे हो रहे हैं? किस पैटर्न में कम हो रहे हैं? 10 माइनस हो रहा है हर बारी। 91 में से 10 माइनस करें तो 81 आता है। 81 में से 10 माइनस करें तो हमें मिलता है 71। 71 में से 10 माइनस किया तो मिला 61, है ना? तो अब नेक्स्ट ब्लैंक के लिए हम क्या करेंगे? हम 61 में से 10 माइनस करेंगे तो हम लिखेंगे इधर 51, देन 51
minus 10 is 41. 41 minus 10 is 31. आइए कुछ और पैटर्न्स देखते हैं नंबर्स के। 2, 5, 8, 11। तो इधर फ्रेंड्स देखिए क्या हो रहा है, इधर हर बारी 3 ऐड हो रहा है। 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5, है ना। और फिर क्या कर रहे हैं, देन 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 8। तो यानी जो पहले वाला नंबर है उसमें हमें 3 ऐड करना है तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11। तो अब नेक्स्ट नंबर के लिए मेरे को क्या करना होगा, 11 में 3 ऐड करना होगा। सो 11 प्लस 3 इक्वल्स टू 14। Let's see the next pattern. Numbers are 11, 16, 21, 26। तो पहले फ्रेंड्स यहां पर हम पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला नंबर है 11 और फिर 16 आ रहा है। तो 16 कैसे आ सकता है 11 के बाद, अगर हम 11 में 5 ऐड करें। ठीक है, अभी हमें ये लग रहा है। अब हम देखते हैं कि हमने सही चीज आइडेंटिफाई करी है या नहीं। तो हम 16 में दोबारा से 5 ऐड करके देखते हैं। 16 प्लस 5 इज 21। यस, नेक्स्ट नंबर यहाँ पे 16 के बाद 21 लिखा है, यानी हमने सही पैटर्न आइडेंटिफाई करा है। तो अब हम 21 में फिर से 5 ऐड करते हैं तो 26 मिलता है। बिल्कुल सही पैटर्न आपने बताया फ्रेंड्स, यहाँ पे यही पैटर्न है। तो अब नेक्स्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, ब्लैंक को फिल करने के लिए हम 26 में 5 ऐड करेंगे जो होता है 31। Let's see the next pattern. Numbers are 9, 7, 5, 3। तो यहां पर फ्रेंड्स नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं। अब देखते हैं कि कैसे डिक्रीज हो रहे हैं। देखिए 9 में अगर हम 2 माइनस करें, 9 से 2 माइनस करें तो 7 आता है ना। तो और 7 में से 2 माइनस करें तो 5 आता है। तो यानी यहाँ पर पहले नंबर से हमें 2 माइनस करना है तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलता है। 5 माइनस 2 इज 3। अब नेक्स्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, वी विल डू 3 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 1। अब इधर देखिए इस पैटर्न को, यहाँ पे नंबर्स रीड करते हैं। क्या क्या है नंबर्स, 81, 72, 63 एंड देन 54। तो यहां पर भी फ्रेंड्स ये नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कैसे डिक्रीज हो रहे हैं। तो ध्यान से देखिए इन नंबर्स को। पहला है 81, फिर है 72। यानी कि अगर मैं 81 में से 9 माइनस करूं तो मेरे को 72 मिलता है। इसी तरह से अगर मैं 72 में से 9 माइनस करूं तो 63 एंड देन 63 माइनस 9 इक्वल्स टू 54। और अगर फ्रेंड्स आपको 9 की टेबल आती है तो जब भी आप इसको पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बस वो 9 की टेबल को रिवर्स करा हुआ है। 81, 72, 63, 54 और फिर क्या आता है 9 की टेबल में 45। तो या तो आप हर नंबर में से 9 माइनस करके नेक्स्ट नंबर लेके आ सकते हैं या आप 9 की टेबल को इधर रिवर्स लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने सीखा पैटर्न्स विद नंबर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ये पैटर्न्स विद नंबर्स। बस हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कैसे हम उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करें। आप खूब सारी इसकी प्रैक्टिस करिए, आपको आ जाएगा ये अच्छे से। अब नेक्स्ट है हमारा पैटर्न्स विद अल्फाबेट्स। अब फ्रेंड्स हम अल्फाबेट्स के पैटर्न्स देखेंगे इधर, उन्हें सीखेंगे कि कैसे हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है। तो पहला पैटर्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला है कैपिटल लेटर ए, फिर लिखा हुआ है स्मॉल लेटर ए, फिर नेक्स्ट है कैपिटल लेटर बी, फिर स्मॉल लेटर बी, देन कैपिटल लेटर सी, स्मॉल लेटर सी, कैपिटल लेटर डी, स्मॉल लेटर डी। तो यानी जो हमारी अल्फाबेट्स होती है ए टू जेड जो होती है ये वैसे ही लिखा हुआ है, बस वो रिपीट हो रहा है स्मॉल लेटर के साथ। जैसे कि कैपिटल ए स्मॉल ए ऐसे करके हो रहा है ना, तो ये पैटर्न है। तो डी के बाद कौन सा लेटर आता है, ई।
तो पहले हम कैपिटल लेटर ई लिखेंगे, फिर स्मॉल लेटर ई लिखेंगे। ई के बाद आता है एफ, तो कैपिटल लेटर एफ, स्मॉल लेटर एफ। एफ के बाद जी, कैपिटल लेटर जी, स्मॉल लेटर जी। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। यहां पर हर जगह आर, कैपिटल आर लिखा हुआ है। पहले एक सिंगल आर है, फिर 2 टाइम्स आर, देन 3 टाइम्स आर एंड देन 4 टाइम्स आर। यानी कि हर बारी कैपिटल लेटर आर में एक आर बढ़ रहा है। तो इस ब्लैंक में कितने आर होंगे? 5 आर। और इससे नेक्स्ट ब्लैंक में 6 आर। Let's see some more patterns with alphabets. A, B, B, C, C, D, D, E. देखिए इस पैटर्न को देखने से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। पहला है A और उसके बाद आता है B, तो ये B पे खत्म हो रहा है और नेक्स्ट B से स्टार्ट हो रहा है। B के बाद आता है C, C पर खत्म हो रहा है और नेक्स्ट C से स्टार्ट हो रहा है। C के बाद आता है D, D पर खत्म हो रहा है और नेक्स्ट D से स्टार्ट हो रहा है। D के बाद आता है E, तो इससे नेक्स्ट क्या होगा? वो E से स्टार्ट होगा और E के नेक्स्ट आता है F। इसके बाद F से स्टार्ट होगा और F के बाद आता है G। नेक्स्ट G से स्टार्ट होगा और G के बाद आता है H। तो ये हमने यहाँ पर पैटर्न आइडेंटिफाई करके ब्लैंक्स फिल कर दिए। नेक्स्ट देखते हैं A, Z, B, Y, C, X एंड D, W। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इनका पहला लेटर देखें, वो क्या क्या है? A, B, C, D, यानी जो हमारी अल्फाबेट्स होते हैं वो लिखे हुए हैं शुरू से A, B, C, D। और जो इनका सेकेंड लेटर है वो है Z, Y, X, W, यानी अल्फाबेट्स को रिवर्स में लिखा हुआ है इधर। तो नेक्स्ट जो ब्लैंक होगा वो क्या होगा? पहला होगा उसका D के बाद क्या आता है? E, और W से पहले क्या आता है? V। यानी कि जो पहला लेटर है वो तो आपने जो हम अल्फाबेट्स बोलते हैं ABCDEF वो लिखना है, और फिर उसका जो सेकंड लेटर होगा वो रिवर्स में जो अल्फाबेट्स होते हैं वो लिखने हैं। यानी W से पहले क्या आता है? V। अब नेक्स्ट ब्लैंक में क्या होगा? हम लिखेंगे E के बाद क्या आता है? F, तो इधर F लिख दिया। और उसका नेक्स्ट क्या होगा लेटर? V से पहले जो आता है वो होता है U। लेट्स सी सम मोर पैटर्न्स। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए अल्फाबेट और नंबर्स का मिक्स पैटर्न है। ये क्या क्या है लिखा हुआ है इधर? पहला है 10A, देन 20B, 30C, 40D। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो नंबर्स तो 10-10 कर इंक्रीज हो रहे हैं, और जो अल्फाबेट्स हैं वो ABCD वो सीक्वेंस में लिखे हुए हैं जैसे अल्फाबेट्स होते हैं। तो हम पहले ऐसा करते हैं कि 40 में हम 10 बढ़ा लेते हैं, तो नंबर लिख लेते हैं 50, और D के बाद नेक्स्ट अल्फाबेट क्या आता है? E, वो लिख दिया। अब 50 में हम फिर 10 बढ़ा लेते हैं, वो होता है 60, और E के बाद नेक्स्ट अल्फाबेट आता है F, हमने वो लिख दिया। तो ऐसे भी आपको आ सकते हैं पैटर्न्स जहां पे अल्फाबेट्स और नंबर्स को मिक्स करके आपको दिया होगा। नेक्स्ट A1, B11, C111 एंड D 4 टाइम्स 1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अल्फाबेट सीक्वेंस में लिखे हुए हैं पहले तो ABCD, और जो नंबर 1 है वो हर बारी एक एक इंक्रीज हो रहा है। पहले A के साथ एक 1 लिखा हुआ है, फिर B के साथ 2 बारी 1 लिखा हुआ है, C के साथ 3 बारी 1 लिखा हुआ है, D के साथ 4 टाइम्स 1 लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्या होगा? E होगा, और E के साथ हम 5 टाइम्स 1 लिखेंगे। फिर F होगा और F के साथ हम 6 टाइम्स 1 लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ गया ना? अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्री। So friends, first let's understand what is symmetry. A figure is said to be in symmetry if it can be folded or divided into two equal halves of same shape and size.
तो फ्रेंड्स किसी भी फिगर को सिमेट्री में कहने के लिए कि भाई वो फिगर सिमेट्रिकल है, उसके लिए हमें क्या देखना होता है? हमें देखना है कि जब हम उस फिगर को फोल्ड या डिवाइड करें तो क्या वो दो इक्वल हाफ्स बनाती है? दो इक्वल हाफ्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं या नहीं? और वो हाफ्स भी सेम शेप और सेम साइज के होने चाहिए। आइए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए जैसे मैंने एक यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर पेपर लिया है। अब मैं इसको यहाँ से बीच में से मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ। यहाँ से बीच में से मैंने इसको फोल्ड किया, राइट। अब मैंने जब इस पेपर को दोबारा ओपन करा तो अब मेरे को क्या दिख रहा है कि ये पेपर दो इक्वल हाफ्स में एक तरह से डिवाइड हो गया है। जब मैंने बीच में से इसको फोल्ड करा तो अब मेरे को दिख रहा है ना कि एक लाइन बीच में बन गई है और इधर भी एक ये हाफ है और इधर भी इसका एक हाफ है और दोनों ही हाफ सेम शेप है दोनों हाफ की और सेम साइज है। तो हम कह सकते हैं दिस फिगर इज इन सिमेट्री, या हम कह सकते हैं इट इज अ सिमेट्रिकल फिगर। And a line which divides the figure into two equal parts is known as line of symmetry. और फ्रेंड्स ये जो लाइन है, जब हमने पेपर फोल्ड करा बीच में से तो एक लाइन बनी ना, तो ये जो लाइन जो फिगर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है उस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री। अब फ्रेंड्स सिमेट्री के बेसिस पे हम फिगर्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती हैं सिमेट्रिकल फिगर्स और एक होती हैं एसिमेट्रिकल फिगर्स। तो पहले सिमेट्रिकल फिगर्स क्या होती हैं? फिगर्स व्हिच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स आर नोन एज सिमेट्रिकल फिगर्स। तो वो फिगर्स जो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकती हैं उनको हम कहेंगे सिमेट्रिकल फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको ये रेक्टेंगल का पेपर का एग्जाम्पल दिया था कि ऐसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से एक और मैं एग्जांपल यहाँ देती हूँ। ये फिगर ले लेते हैं, ओवल शेप की है। तो अगर मैं इसके बीच में से एक ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दूं तो ये सिमेट्रिकल फिगर है, क्योंकि जब मैं इसको फोल्ड करूंगी यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री से तो ये दो इक्वल हाफ्स में फोल्ड हो जाती है, राइट। इसी तरह से इस फिगर को देखिए, इसकी भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हम बना सकते हैं। कहां से? यहां से ऐसे बीच में से हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं और इस लाइन ऑफ सिमेट्री पर जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये दो इक्वल हाफ्स में फोल्ड हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीनों क्या है? ये तीनों है लाइन ऑफ सिमेट्री। अलग अलग फिगर्स में ये तीनों लाइन ऑफ सिमेट्री है और ये तीनों फिगर्स कहलाएंगी सिमेट्रिकल फिगर्स। क्यों? क्योंकि हम इनको डिवाइड कर सकते हैं दो इक्वल हाफ्स में। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एसिमेट्रिकल फिगर्स। ठीक है, अभी सिमेट्रिकल फिगर्स पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे एसिमेट्रिकल फिगर्स। फिगर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल फिगर। अब वो फिगर जो दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकती उस फिगर को हम कहेंगे एसिमेट्रिकल फिगर। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। अब देखिए यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल लिया है पर ये रेक्टेंगल यहाँ से थोड़ा सा कट हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं इसको बीच में से फोल्ड करना चाहूं, ठीक है, एक लाइन मैंने ड्रॉ करी बीच में से और मैं इसको फोल्ड करूंगी तो मेरे को दो इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि यहाँ से कटा हुआ है। तो ये एसिमेट्रिकल फिगर है। इसी तरह से ये देखिए एक और फिगर दिखाती हूँ। ये भी एक ओवल शेप लेना चाहा मैंने, पर मैंने इसको यहाँ से साइड से काट दिया। अब अगर मैं इसको बीच में से फोल्ड करूं तो क्या मेरे को दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये यहां से कटा हुआ है, राइट। अनदर फिगर, एक क्लाउड लिया है। अब क्लाउड को बीच में से मैं अगर फोल्ड करना चाहूं तो ये भी दो इक्वल हाफ्स में नहीं डिवाइड होगा, नहीं फोल्ड होगा। तो ये जो तीनों फिगर्स हैं ये एसिमेट्रिकल फिगर्स हैं। एंड दीज फिगर्स, asymmetrical figures, they do not have any line of symmetry. Remember this. Figure having no line of symmetry is known as asymmetrical figure. तो लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ सिमेट्रिकल फिगर्स में होती है, एसिमेट्रिकल फिगर्स में नहीं होगी। Friends, now let's do some questions. State if following figure is symmetrical or asymmetrical. तो अब हमें कुछ फिगर्स गिवन है, हमें बताना है कि वो सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। ठीक है, सो लेट्स सी दिस फर्स्ट फिगर। अब इस फिगर को देखिए, अगर मैं इसको बीच में से फोल्ड करना चाहूं ऐसे वर्टिकली, तो क्या मेरे पास दो इक्वल हाफ्स आएंगे?
नहीं आएंगे। ठीक है, अब मैं हॉरिजॉन्टली इसको फोल्ड करके देखती हूँ। अब मैं इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली भी फोल्ड करना चाहूं, जब भी दो इक्वल हाफ्स नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी शेप अलग है एज कंपेयर टू द राइट हैंड साइड, तो इसलिए ये क्या है, ये एसिमेट्रिकल फिगर है। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट फिगर। ये देखिए ये हार्ट शेप्ड फिगर है, तो क्या ये सिमेट्रिकल है? इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर ऐसे एक बीच में से यहाँ से फोल्ड करने की कोशिश करेंगे। यस, जब मैं इसको ऐसे वर्टिकली फोल्ड करूंगी तो ये हमें दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकती है, तो इसका मतलब ये हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करी है, ये सिमेट्रिकल फिगर है। सिमिलरली इसको देखिए, ये एक स्माइली है, तो क्या मैं स्माइली को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकती हूँ? इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं एक यहाँ पे बीच में एक लाइन ड्रॉ करूंगी और फिर मैं देखूंगी कि क्या मैं इस लाइन पर इसको जब फोल्ड करूंगी तो क्या ओवरलैप करेंगी, वो बिल्कुल सेम डिवाइड होंगी दो इक्वल हाफ्स में। यस, कंप्लीटली डिवाइड होंगी वो, तो ये भी एक सिमेट्रिकल फिगर है। हम यहाँ पे ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्रीज पर ड्रॉ कर सकते हैं। Let's do another question. Draw the line of symmetry for following figures. अब फ्रेंड्स हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, ये जो हमें फिगर्स गिवन है उन पर हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। सो लेट्स ड्रॉ। ये पहली फिगर देखिए यहाँ पर। अब ये हम इस पे कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, हमें यानी ऐसे ड्रॉ करनी है जिससे कि ये फिगर दो इक्वल हाफ्स में हम डिवाइड कर पाए। तो देखिए ऐसे मेरे को बीच में से ऐसे वर्टिकली एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। ठीक है ना, अब मैं अगर इस फिगर को फोल्ड करूंगी तो वो बिल्कुल डिवाइड हो सकती है, ओवरलैप होंगी दोनों एक दूसरे पर, सेम शेप सेम साइज आएगा मेरे पास। ठीक है, तो एक हमने ऐसे ड्रॉ कर दी। अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं। अब नेक्स्ट फिगर को ध्यान से देखिए, यहाँ पे कैसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ही बिल्कुल वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे बीच में से, है ना। नाउ लुक एट दिस थर्ड फिगर। क्या इसमें भी मैं ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ? यस, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, पर फ्रेंड्स इस फिगर को और ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम एक और लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए जब मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करी है, इस पर अगर मैं फोल्ड करना चाहूंगी इस फिगर को, तो वो बिल्कुल दो इक्वल हाफ्स में वो फोल्ड हो सकती है, तो ये इस फिगर में दो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ करवाए हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिमेट्री इन प्लेन फिगर्स। अब फ्रेंड्स हम प्लेन फिगर्स में सिमेट्री देखेंगे। प्लेन फिगर्स यानी रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, इनमें सिमेट्री देखेंगे। ठीक है, कि इनमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये देखिए रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल हैज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। ये जैसे रेक्टेंगल है ना, तो इसमें हम कहाँ कहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, एक तो ऐसे वर्टिकली और एक ये ऐसे हॉरिजॉन्टली। तो मैं किसी भी लाइन ऑफ सिमेट्री पे इसको फोल्ड करूं, ये दो इक्वल हाफ्स में फोल्ड हो सकता है, तो इसलिए हम कहेंगे अ रेक्टेंगल हैज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब नेक्स्ट स्क्वायर में देखते हैं। अ स्क्वायर हैज फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री। जैसे रेक्टेंगल में हमने देखी थी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली तो है ही, ये दो लाइंस तो होंगी ही इसमें, पर स्क्वायर में हम डायगनली भी ड्रॉ कर सकते हैं लाइंस ऑफ सिमेट्री, एक ऐसे और एक ऐसे। सो रिमेंबर अ स्क्वायर हैज फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सिमेट्री इन ट्राइंगल। देखिए फ्रेंड्स वैसे तो ट्राइंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, बट कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। जैसे कि ये है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स, ये जो तीन साइड्स हैं ट्राइंगल की, तीनों साइड सेम लेंथ की हों। तो ऐसे इक्विलेटरल ट्राइंगल में थ्री लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। कितनी होती हैं? थ्री लाइंस ऑफ सिमेट्री। देखिए एक ये हो गई, फिर सेकंड ये और थर्ड ये। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में थ्री लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। इसी तरह से एक अनदर स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होते हैं,
जिनकी दो साइड, ये जो दो साइड्स हैं, कोई भी दो साइड्स उसकी इक्वल लेंथ की होगी। तो ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ऐसे सिर्फ वर्टिकली ऐसे एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, तो याद रखिए ट्रायंगल्स में मैंने आपको ये दो टाइप ऑफ स्पेशल ट्रायंगल्स बताए हैं जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अब नेक्स्ट प्लेन फिगर है सर्कल। फ्रेंड्स, सर्कल हैज मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री। इसमें कोई हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, सर्कल में बहुत सारी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। आप सर्कल को कहीं से भी फोल्ड करके देखेंगे तो वो दो इक्वल हाफ्स में फोल्ड होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ लाइंस ऑफ सिमेट्री आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। चाहे मैं ऐसे फोल्ड करूं सर्कल को, चाहे ऐसे फोल्ड कर लूं, चाहे और ऐसे बीच में से कहीं और से भी आप इसको फोल्ड करेंगे तो वो दो इक्वल हाफ्स में ही फोल्ड होगा। सो रिमेंबर कि अ सर्कल हैज मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो ये मैंने आपको बताई सिमेट्री इन प्लेन फिगर्स। सो यू हैव टू रिमेंबर कि इन प्लेन फिगर्स में कितनी कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। नाउ वी विल सी सिमेट्री इन अल्फाबेट्स। फ्रेंड्स, अब हम अल्फाबेट्स में सिमेट्री देखेंगे। अल्फाबेट्स जैसे कि ABCD, ये जो अल्फाबेट्स होते हैं, तो इनमें हम देखेंगे कि कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो देखिए अल्फाबेट्स में या तो वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, और वो वन लाइन ऑफ सिमेट्री या तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी या हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। फिर कुछ ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं जिनमें टू लाइंस ऑफ सिमेट्री बनती हैं, या कुछ ऐसे भी अल्फाबेट्स हैं फ्रेंड्स जिनमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम ऐसे अल्फाबेट्स देखते हैं जिनमें सिर्फ एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, वो भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसे अल्फाबेट्स देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए ऐसे अल्फाबेट्स हैं, ये A हो गया, जैसे M, T, U और W। तो ये जो पांच अल्फाबेट्स हैं, ये ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिनमें सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, वो भी वर्टिकल। अब हम कुछ ऐसे अल्फाबेट्स देखते हैं जिनमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम ऐसे अल्फाबेट्स के, जैसे कि B, C, D, E और K। तो ये मैंने आपको यहाँ ऐसे कुछ अल्फाबेट्स दिखाए हैं जिनमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। देखिए मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करी है ना इन सभी में, तो ये सिर्फ इनके पास हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ये हम यहाँ पर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते, वो गलत होगी। Now let's see some of the alphabets which have two lines of symmetry. For example, H, I, O एंड X। तो ये कुछ ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिनमें टू लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, वर्टिकल भी होती है और हॉरिजॉन्टल भी होती है। Now some of the alphabets which do not have any line of symmetry, like F। अब F में चाहे फ्रेंड्स आप कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देख लें या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देख लें, वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती क्योंकि वो इक्वल फोल्ड नहीं होगा। इसी तरह से G में भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, J में भी नहीं होती है, L में भी नहीं होती है। ठीक है, तो मैंने यहां पर ये आपको दिखाए सिमेट्री इन अल्फाबेट्स। Now our next important topic is tessellations. फ्रेंड्स, टेसिलेशन को टाइलिंग पैटर्न भी कहते हैं। तो काफी सारी बुक्स में टेसिलेशन एज अ टर्म नहीं दिया हुआ होता है, सिर्फ टाइलिंग पैटर्न लिखा होता है। दोनों एक ही बात है। सो लेट्स अंडरस्टैंड टेसिलेशन क्या होता है। The design that fits into each other without any gaps or overlapping is called tessellation. तो ऐसा डिजाइन जो एक दूसरे के अंदर फिट हो जाए, को बिना किसी गैप के या बिना किसी ओवरलैपिंग के, उस डिजाइन को हम कहते हैं टेसिलेशन। लेट्स सी एन एग्जांपल। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पर एक टाइलिंग पैटर्न बना रही हूं। तो ये मैं टाइलिंग पैटर्न बना रही हूं, तो ये एक ऐसा डिजाइन है फ्रेंड्स
जो आप अगर ध्यान से देखेंगे, देखिए ये फिट हो रहा है एक दूसरे के अंदर, है ना। ये सारी टाइल्स जो हैं एक दूसरे के अंदर फिट हो रही हैं और बीच में इनके कोई गैप नहीं है और ना ही कोई ओवरलैपिंग हो रही है। तो इसे हम कहेंगे टेसिलेशन। क्या कहेंगे? टेसिलेशन। Now, a tessellation can be formed by repeating a shape. तो फ्रेंड्स, टेसिलेशन को हम फॉर्म कर सकते हैं एक ही शेप को रिपीट करके। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कि एक स्क्वायर लिया है और उस स्क्वायर को हम बार बार रिपीट करे जा रहे हैं, तो हमने एक टेसिलेशन क्रिएट करी है ना। हमने स्क्वायर लिया, उसको बार बार इस तरह से हमने उसको रिपीट करा कि एक टेसिलेशन फॉर्म हो गई। ना कोई गैप है, ना कोई ओवरलैपिंग है। बट हम हर एक शेप से टेसिलेशन क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम सर्कल्स लें और उनको अगर हम ऐसे लगाना शुरू करें, तो हम ये टेसिलेशन कहेंगे क्या इसको हम? ये जो बना है, क्या ये टेसिलेशन है? ये जो पैटर्न बना है? नहीं, ये जो है ये टेसिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए बीच-बीच में गैप्स हैं, राइट। और टेसिलेशन में कोई गैप नहीं होना चाहिए और ना ही कोई ओवरलैपिंग होनी चाहिए। तो हर एक शेप से पॉसिबल नहीं है टेसिलेशन करना। कुछ शेप्स होती हैं जो गैप दे देती हैं बीच में या ओवरलैपिंग हो जाती है, तो हम हर शेप से टेसिलेशन नहीं कर सकते। यही चीज मैंने यहाँ लिखी है, सम शेप्स डू नॉट टेसिलेट।